नमस्कार। आज हम तीन बहुत ही दिलचस्प मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, तालिबान के साथ भारत के उलझे हुए रिश्ते। दूसरा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का एक बड़ा कदम। और आखिर में एक ऐसी सरकारी परंपरा की वापसी जो करीब करीब 150 साल पुरानी है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सवाल से, एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पहेली से जो आज दुनिया के कई देशों के सामने है। सवाल यह है कि कोई देश एक ऐसी सरकार से संवाद कैसे करे जिसे वो सरकार मानता ही नहीं। और यही सवाल हमें सीधे ले आता है अफगानिस्तान पर भारत की पॉलिसी की तरफ। ये एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है, जिसे एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन या मान्यता बिना संवाद कहा जाता है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत तालिबान को अफगानिस्तान की कानूनी सरकार के तौर पर स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद काबुल में अपनी एम्बेसी के जरिए उनसे बातचीत जारी रखता है। मतलब दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है, बस प्रैक्टिकल वजहों से एक खिड़की खुली रखी है। अब सवाल उठता है कि भारत आखिर ये जोखिम उठा ही क्यों रहा है? इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक कारण हैं। सबसे पहले तो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, फिर रीजन में चीन और पाकिस्तान के असर को काउंटर करना, और हाँ, अफगान लोगों तक जो मानवीय मदद पहुंचानी है वो भी तो एक वजह है। $3 अरब, ये रकम बहुत कुछ कहती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत का कितना कुछ दांव पे लगा है। और ये सिर्फ कोई हवाई नंबर नहीं है। इस पैसे से वहां असल में काम हुआ है। सलमा डैम बना, जरांज डलाराम हाईवे बना, यहां तक कि काबुल में अफगानिस्तान की जो संसद की बिल्डिंग है वो भी इसी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। ये अफगान लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। लेकिन देखिए, ये पॉलिसी एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो बहुत बड़े मौके हैं, जैसे कि खरबों डॉलर के मिनरल रिसोर्सेज और चाबहार पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी, पर दूसरी तरफ खतरे भी उतने ही गंभीर हैं। तालिबान के आतंकी गुटों से पुराने कनेक्शंस, पाकिस्तान का गहरा असर और ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा, ये सब चुनौतियां भी हैं। चलिए अब अफगानिस्तान से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर एक बिल्कुल अलग ही फील्ड में अपनी पहचान बना रहा है। ये खबर टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी दोनों से जुड़ी है। भारत को साल 2025 से 2028 के लिए यूएन की एक बहुत ही जरूरी ग्लोबल जियोस्पेशल बॉडी का को चेयर चुना गया है, वो भी पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जियोस्पेशल डेटा आखिर है क्या, और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो जमीन पर किसी खास लोकेशन से जुड़ी हो। इसी डेटा से हमें पैटर्न्स, ट्रेंड्स और चीजों के बीच के कनेक्शन को समझने में मदद मिलती है। तो इस लीडरशिप रोल के मायने क्या हैं? सीधा सा मतलब ये है कि अब भारत इस बात को शेप देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा कि पूरे एशियो पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट के लिए डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये दिखाता है कि टेक की दुनिया में भारत का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। और अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं। ये एक घरेलू पॉलिसी से जुड़ा फैसला है, लेकिन इसका इतिहास बहुत बहुत लंबा है। हम बात कर रहे हैं दरबार मूव की। ये लगभग 150 साल पुरानी एक परंपरा है। इसमें होता यह है कि पूरी की पूरी सरकारी राजधानी साल में 2 बार शिफ्ट होती है, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में। फिर 2021 में इसे ये कहकर रोक दिया गया कि इससे सालाना 200 करोड़ रुपए बचेंगे, और अब 4 साल बाद ये परंपरा फिर से शुरू होने जा रही है। अब इस परंपरा की वापसी से एक बड़ी बहस छिड़ गई है। दोनों तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि इससे जम्मू और श्रीनगर दोनों क्षेत्रों में बराबरी का एहसास होता है, और जिस भी शहर में दरबार होता है वहां की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि भाई, हर साल 200 करोड़ का खर्च बहुत ज्यादा है, इससे सरकारी काम में रुकावट आती है और लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी के भी बड़े चैलेंजेस हैं। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सवाल ये है कि चाहे वो अफगानिस्तान की जटिल डिप्लोमेसी हो या जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सरकार परंपरा, प्रशासन और तरक्की, इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस आखिर कैसे बनाए? सोचने वाली बात है।